घर के दूसरे कमरों को ना हम आसानी से मैनेज कर लेते हैं, लेकिन किचन क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम चलता रहता है सुबह से शाम तक, रात तक, इसलिए किचन को संभालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क है। और दूसरे रूम्स के कंपैरिजन में किचन में सामान भी बहुत ज़्यादा होता है जो कि डेली हम लोग यूज़ करते हैं, और गंदगी भी बहुत ज़्यादा होती है, और साफ़ सफाई भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को किचन में ही करनी पड़ती है। किसी दूसरे रूम को अगर आपने एक दिन साफ़ नहीं किया तो भी काम चल जाता है, लेकिन किचन की सफाई अगर आपने एक दिन भी छोड़ दी तो आपको बिल्कुल भी चैन नहीं मिलेगा, और जब तक आप उसे साफ़ नहीं कर लोगे ना तब तक आपको परेशानी सी लगती रहेगी। इसीलिए आज आपके साथ बहुत ही अच्छी किचन की टिप्स शेयर कर रही हूँ, जिससे आपको किचन को संभालना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और ये सभी टिप्स प्रैक्टिकल भी है, आसान भी है, और डेली आपको काम में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। गार्बेज बैग्स की तो हम लोग को डेली ज़रूरत पड़ती है, किचन में इसको डेली चेंज करना पड़ता है। और एक डस्टबिन हो तो काम भी चल जाए, लेकिन हमारे यहाँ तो 2-3 डस्टबिन रहते ही हैं, रखना ही पड़ता है। तो ना इनको अगर निकालना आसान हो जाए तो बहुत ही हमारा ना टाइम भी बच जाएगा और बहुत ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी। जैसे ये मैं बड़े वाले डस्टबिन के लिए बड़े गार्बेज बैग्स यूज़ करती हूँ, लेकिन कुछ छोटे डस्टबिन हैं उनके लिए ये छोटे वाले मुझे रोल्स भी लेने पड़ते हैं। बट इनको यहाँ से उठाओ, इनकी फोल्ड्स खोलो और फिर निकालो, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, और कभी कभी तो मन भी नहीं करता है चेंज करने का, लेकिन करना तो पड़ता है क्योंकि डस्टबिन में अगर हम कचरा रखेंगे उसको तो निकालना पड़ेगा, और गार्बेज बैग्स भी फ्रेश लगाना पड़ेगा। तो इनको जो बड़े वाले हैं ना मेरे पास गार्बेज बैग्स, इनको मैंने हैंगर में ऐसे हैंग कर दिया है, तो इससे ना इसको निकालने के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और इसको मैंने अपने डस्टबिन के बिल्कुल पास ही रख दिया है, अंदर कैबिनेट में एक हुक लगाकर, जो ऐसे ही आप किसी भी कैबिनेट में ऐसे वाले हुक लगा सकते हैं, वहाँ पे मैंने इन्हें हैंग कर दिया है। अब इसमें से निकालना बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है, ना तो इसको वापस से फोल्ड करने की ज़रूरत और ना ही इसे अनफोल्ड करके एक एक गार्बेज बैग्स निकालने में जो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था, वो सारी झंझट ख़त्म। तो ऐसे हैंगर्स नॉर्मली आप यूज़ करके अपना ये वाला काम है ना इसको आसान कर सकते हैं। मेरे कैबिनेट के अंदर स्पेस था तो मैंने इसे कैबिनेट के अंदर लगा दिया है, आप इसे बाहर भी कहीं हैंग कर सकते हैं। अब अगर आप भी मेरी तरह गार्बेज बैग रोल्स यूज़ करते हैं तो उनको ऑर्गेनाइज़ करना तो और भी ज़्यादा आसान है। उसके साथ साथ आप अपनी क्लीनिंग की जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं उनको भी रख सकते हैं। मैंने ऐसा एक बास्केट ले लिया है जिसमें ये होल्डर रहता है ना हमारा, वहाँ पर एक छोटा सा होल रहता है, तो वहाँ से आप अपने डस्टबिन बैग्स को बाहर निकाल सकते हैं, और इसके साथ साथ बाकी दूसरी चीज़ें भी आपकी ऑर्गेनाइज हो जाएगी। मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे रिक्वेस्ट किया था काफ़ी दिनों से कि कैसरोल को कैसे मेंटेन करें, इसकी केयर के ऊपर आप कुछ शेयर कीजिए। तो देखिए, कैसरोल को भी मेंटेन करना पड़ता है, सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड चीज़ है हमारे किचन में, हम इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, और ये जितने दिन चले उतना दिन ठीक है, फिर हम नया ख़रीद लेते हैं। मेरा ये जो कैसरोल है ना, ये मैं कम से कम 10 ईयर्स से यूज़ कर रही हूँ, और ये अभी तक ख़राब नहीं हुआ है। तो इसका जो मेंटेनेंस है, इसकी जो केयर है, वो आपको बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। देखिए, बिल्कुल भी कहीं से भी पुराना नहीं दिखता है, बहुत ही अच्छा है, और इसको 10 ईयर्स से भी ज़्यादा हो गए हैं मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। और इसके साथ साथ मेरे पास एक और स्टील का बाउल है जिसमें मैं रोटियां रखती हूँ, तो एक या दो तो हमारे पास होने चाहिए। तो सबसे पहले तो इसको आप क्लीन कैसे करेंगे, इसको क्लीनिंग में आपको नॉर्मल एक चीज़ ध्यान देनी है कि जो नॉर्मली जो वॉश करते हैं ना हम, वैसे ही आपको वॉश करना है। लेकिन आप कौन सा ब्रश यूज़ करें, जैसे आप इसमें सॉफ्ट ब्रश यूज़ कीजिए, क्योंकि इसको आपको स्क्रब करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई कुकिंग नहीं होती है, इसमें सिर्फ हम रोटी स्टोर करके रखते हैं। तो जितने भी सॉफ्ट ब्रशेस हैं ना वो यूज़ कीजिए। अदरवाइज़ इसके जो ऊपर की जो लेयरिंग है ना, जो ऊपर का मटेरियल है, वो थोड़ा सा ना उसको स्क्रब करते जाएंगे तो वो ख़राब होता जाएगा। तो ऐसे नायलॉन के ब्रश या फिर सॉफ्ट ब्रश ही आप यूज़ कीजिए। नॉर्मल तरीके से ठंडे पानी से ही इसे वॉश कीजिए। लेकिन इसके जो कॉर्नर्स होते हैं ना, वहाँ पे भी ना कई बार कुछ चीज़ें इसमें जम जाती है, गंदगी जम जाती है। तो हैंडल्स के पास और इसके अंदर के साइड जहाँ से ये लॉक होता है, वहाँ पे छोटे छोटे गैप्स होते हैं, तो उसको क्लीन करने के लिए आप ऐसे वाले ब्रश यूज़ कीजिए। डेली आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ट्वाइस इन अ वीक ज़रूर इसको इस तरह से ना अच्छे से क्लीन कीजिए। तो यहाँ पे जो गंदगी है ना वो जम जाती है, और कई बार इसमें से भी ना स्मेल आती है।
इसको अच्छे से वॉश करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम इसमें रोटियां रखते हैं, गरम गरम चीज़ें रखते हैं, तो इसमें ना स्मेल काफ़ी आ जाती है और इसका जो मटेरियल रहता है उससे भी स्मेल आती है। अगर आप स्टील का यूज़ कर रहे हैं ना तो उसको केयर करने के लिए ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती है, लेकिन अगर ऐसे वाले कैसरोल्स हैं ना, इसके लिए आपको थोड़ी सी क्लीनिंग के टाइम पे ध्यान देना पड़ेगा। अब जब इसका ये जो कंटेनर है इसको भी आप अंदर से जो गैप्स हैं उसको भी आप ऐसे ही ब्रश के साथ क्लीन कीजिए और अच्छे से क्लीन कीजिए। इसमें देखिए बहुत आप नोटिस करेंगे जब आप इसे क्लीन करेंगे ना कि इसमें आटा लगा रहता है, कभी कभी सूखा आटा पड़ जाता है जब हम रोटी रखते हैं ना तो इसमें जमता जाता है, और अगर आप इसको साफ़ नहीं करेंगे तो फिर ये गंदगी बहुत ज़्यादा जम जाएगी। तो इसे नॉर्मली अच्छे से वॉश कीजिए, ठंडे पानी से ही वॉश कीजिए, गर्म पानी से वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ जो आपने शायद पहले नोटिस नहीं की होगी मेरे कैसरोल में। इसमें ना ये बहुत सारे गैप्स आ गए हैं। अब ये गैप आते ही हैं, अगर जब ये पुराना हो जाता है ना तब गैप्स तो आते ही हैं धीरे धीरे, क्योंकि इसमें हम गर्म चीज़ें रखते हैं ना तो ये धीरे धीरे से ना ये बाहर का जो लेयर है वो छोड़ने लगता है। तो अगर इस गैप के अंदर से पानी जाता है और इसको शेक करने से आपको पानी की आवाज़ आती है तो आप इमीडिएटली अपना जो कैसरोल है उसको चेंज कर दीजिए, क्योंकि फिर उसमें गंदगी जा रही है और अंदर ही अंदर इसमें ना गंदगी जमा होती जा रही है। लेकिन मेरा कैसरोल है ना इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं जा रहा है अंदर, मैंने इसे बहुत बार शेक करके देखा है तो बिल्कुल भी इसके अंदर पानी नहीं जाता है। तब तक ये आपका जो कैसरोल है इसको आप यूज़ कर सकते हैं। पानी अगर इसके अंदर जमा होता जाएगा तो आप इसमें कुछ भी खाना रखेंगे या रोटी रखेंगे ना तो वो ज़्यादा देर तक गर्म नहीं रहेगी। तो ये चीज़ आप अगर नोटिस कर रहे हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। जब भी आप इसमें रोटी स्टोर करते हैं ना तो कपड़ा या फिर कोई भी नैपकिन मत रखिए, आप सीधे से इसमें ना एक स्टील का प्लेट रखिए और फिर आप उसमें अपनी रोटियाँ रखिए। रोटियाँ बिल्कुल भी गीली नहीं होगी और इसमें ना कम से कम स्मेल आएगी। हमेशा कैसरोल में जो स्मेल आती है वो कोई भी कपड़ा यूज़ करने से आती है या फिर हम जो नैपकिन्स यूज़ करते हैं रोटी रखने के लिए उसकी वजह से आती है। स्टील का प्लेट रखेंगे तो स्मेल भी नहीं आएगी और आपकी रोटियां भी गीली नहीं होंगी। इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके जो कैसरोल्स हैं ना वो बहुत जल्दी ख़राब नहीं होंगे, सालों साल चलेंगे। जैसे 8 से 10 साल ये आराम से चलते हैं अगर इनकी केयर ठीक से की जाए। हमारा जो फ्रिज होता है ना उसके जो रबर्स लगे रहते हैं कॉर्नर्स में, वो कब चेंज करना चाहिए, वो कब ख़राब हो सकते हैं, देखिए आज आपको मैं बताती हूँ। आप कोई भी टिश्यू पेपर ले लीजिए, पेपर नैपकिन ले लीजिए और उसको ना आप अपने फ्रिज के बीच में ऐसे बंद कर दीजिए। फ्रिज के बीच में ऐसे रख के उसको टाइटली बंद कर दीजिए। फिर आप उसे नॉर्मल तरीके से उससे खींच के देखिए। आप इसको थोड़ा सा फोर्स कर सकते हैं, थोड़ा सा फोर्सफुली इसको पुल करके देखिए। अगर ये बाहर नहीं आ रहा है तो आपके जो फ्रिज का जो रबर है ना वो बिल्कुल ठीक है, उसको चेंज करने की या फिर उसको कोई भी ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे पास 2 फ्रिज हैं तो एक वाले फ्रिज का तो रबर ठीक है। अब मैं दूसरे वाले फ्रिज में ये वाला जो टेस्ट है वो करके देखती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ना फिर से जो ये पेपर नैपकिन है इसे टाइटली यहाँ पे रख दिया है बीच में और इसको मैंने टाइटली बंद कर दिया। नॉर्मली जैसे आप फ्रिज बंद करते हैं इसको बंद कर दीजिए। अब देखिए ये आराम से पुल हो रहा है, इसका मतलब इसका जो रबर है ना इसको कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अगर उस ट्रीटमेंट से ये ठीक नहीं हुआ तो फिर इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका जो फ्रिज का रबर है ना वो ख़राब हो गया तो इसका मतलब आपके फ्रिज का जो कूलिंग है ना वो बराबर से नहीं होगा और ये और भी ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम करेगा। आपका जो इलेक्ट्रिक बिल है ना वो बहुत ज़्यादा आएगा। तो इसको मैं ट्रीट कर रही हूँ। बस आपको ये अपना जो हेयर ड्रायर होता है ना उसको यूज़ करना है और 2 से 3 या 4 मिनट के लिए आप इसको ऐसे करके जो रबर है ना वहाँ पे इसको थोड़ा सा वार्म होने दीजिए। और इसमें ना जब भी आप ये करेंगे तो आप अपने फ्रिज को बंद कर दीजिए। अब मैं वापस से इसको पुल करके देखती हूँ। देखिए मैं बहुत फोर्सफुली इसको पुल कर रही हूँ, फिर भी ये वापस नहीं आ रहा है। तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे हेयर ड्रायर से ट्रीट कर देंगे ना तो ये ठीक हो जाएगा। और अगर उसके बाद भी ये ठीक नहीं हो रहा है तो आप इसके जो रबर है ना उसको चेंज कर दीजिए, ये भी आराम से रिप्लेस हो जाता है। मैं नॉर्मली अपने फ्रिज में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं रखती हूँ जिससे कि ना पानी में, दूध में या फिर किसी दूसरे चीज़ में उस फूड की स्मेल आ जाए। नॉर्मली हम लोग प्याज वगैरह कट करके रखते हैं तो मैं उसको एयरटाइट बॉक्स में रखती हूँ। कोशिश करती हूँ कि कट करके ना रखूँ। लेकिन अगर आपके फ्रिज में कोई ऐसा फूड रह गया है और आपके फ्रिज में बहुत ज़्यादा स्मेल भर गई है, बहुत ही ईजी सा तरीका बताती हूँ। आपको ऐसा सिल्वर फॉइल लेना है, उसको मैंने डबल लेयर में फोल्ड कर दिया है
और 2 चम्मच मैंने यहाँ पे सॉल्ट लिया है और आपको 1 या 2 चम्मच कॉफ़ी लेना है और इसको अच्छे से आप मिक्स कर दीजिए। इसको अच्छे से मिक्स करना है, इसमें सोडा वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ सॉल्ट और कॉफ़ी लेना है। कॉफ़ी थोड़ी स्ट्रॉन्ग वाली होगी तो ज़्यादा बेटर है। सॉल्ट और कॉफ़ी को अच्छे से मिक्स कर दीजिए, दोनों आपस में अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। फिर आपको इसको ऐसे फोल्ड करना है कि ये एक अच्छा सा बॉल जैसा बन जाए, एल्यूमिनियम फॉइल का एक बॉल बन जाए। और फिर आप इस बॉल को अच्छे से टाइटली फोल्ड कर दीजिए ताकि कुछ भी चीज़ ना इसमें से बाहर ना गिरे, नमक और कॉफ़ी। और इसमें आपको ना छोटे छोटे से होल करने हैं, 5 या 6 आप होल कर लीजिए। मैं टूथपिक यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें होल करेंगे ना तो इसकी जो खुशबू है वो आपके फ्रिज में धीरे धीरे स्प्रेड होगी और जो भी स्मेल आ रही है आपके फ्रिज से वो रिमूव हो जाएगी। इसको आप अपने फ्रिज में कहीं भी रख सकते हैं, चाहे आगे रखिए, पीछे रखिए या डोर पे रखिए, ये अपना काम ज़रूर करेगा। अगर आपको ये वाला आइडिया अच्छा नहीं लगता है या डिफ़िकल्ट लगता है या पसंद नहीं आया है तो एक और तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आपको सिंपली लेना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा लेके उसमें थोड़ा सा पानी आपको डालना है, इतना कि उसमें ये अच्छे से ना मिक्स हो जाए और एक हल्का सा ना पतला सा पेस्ट बन जाए। देखिए ये अच्छे से पेस्ट बन गया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और फिर मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक पेपर नैपकिन। पेपर नैपकिन को ना आप 8 से 10 बार फोल्ड कर दीजिए। जितना बड़ा आपने बाउल लिया है उसमें ये आसानी से फिट हो जाना चाहिए और जितना भी हमने ये लिक्विड बनाया है ना ये पूरा सोक हो जाना चाहिए। और एज़ इट इज़ इस बाउल को आप अपने फ्रिज में रख दीजिए। इससे आपके फ्रिज में कोई भी खुशबू नहीं आएगी, लेकिन ये पूरी की पूरी स्मेल को खींच लेगा और आपका फ्रिज है ना वो साफ़ हो जाएगा। किचन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम मैं हमेशा बारिश के मौसम में ये बहुत फेस करती हूँ। जैसे किचन के काउंटर टॉप को जब भी मैं वाइप करती हूँ गीले कपड़े से, ये बहुत टाइम लगाता है सूखने में। और इससे क्या होता है ना, अगर आपको काउंटर टॉप पे कुछ रखना हो इमीडिएटली तो आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि इस गीले गीले के ऊपर आप रख देंगे तो फिर ना वो जगह फिर अच्छे से साफ़ नहीं रहती है। तो एक आप कपड़ा ड्राई वाला ज़रूर रखिए अपने किचन में, और जब आप गीले हाथ से कपड़ा एक बार पोंछ देते हैं तो आप इस सूखे कपड़े से भी अपने काउंटर को पोंछ लीजिए। 2 सेकंड के अंदर आपका जो काउंटर है ना वो सूख जाएगा। सूखे कपड़े से पोंछना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम फ़ैन भी लगा लेना तो फ़ैन में भी ये जल्दी से सूखता नहीं है। सिंक के पास वाली जो वॉल होती है ना वहाँ पे बर्तन धोते समय बहुत बार छींटे पड़ते हैं, और हमारी जो वॉल है बारिश में काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर रहता है इसमें, तो इसमें जितनी भी गंदगी छींटे इसमें पड़ेंगे ना तो ये जमते जाएंगे, और ये क्योंकि वॉल थोड़ी सी गीली हो जाती है तो ये बहुत ज़्यादा गंदी दिखने लगती है। तो कुछ भी नहीं करना है, आप बस एक गीला कपड़ा लीजिए और इस वॉल को आप वाइप कर दीजिए। सारी की सारी जो छींटे हैं वो सब साफ़ हो जाएंगी, क्योंकि कुछ टाइम के बाद ना ये काले पड़ जाते हैं और हमारी वॉल बहुत ज़्यादा गंदी दिखने लगती है। तो मैं बस गीला कपड़ा लेके इसको वाइप कर लेती हूँ और ये अच्छे से क्लीन हो जाती है। किचन के कपड़ों को भी सुखाना एक बहुत बड़ा इशू है बारिश के मौसम में। ये जल्दी से सूखते नहीं हैं और फिर इनमें भी स्मेल आती है। तो इसको ना आप क्या कीजिए, जब भी आप इसे वॉश करते हैं आप कोई भी बर्तन या फिर ऐसे बास्केट ले सकते हैं। मैंने अपना डिश वॉशर का बास्केट ले लिया है और रात में जब भी मैं इसे वॉश करती हूँ तो इस बास्केट के ऊपर मैं इसको सुखा देती हूँ और थोड़ा देर के लिए फ़ैन ऑन कर देती हूँ। तो इससे ना फ़ैन की हवा से ये जल्दी सूख जाते हैं, और अगर आप फ़ैन बंद भी कर देंगे तो भी आप ऐसे रखे रहेंगे ना तो ये फटाफट से सूख जाएंगे रात भर में, और आपको मॉर्निंग में ना ये फ्रेश कपड़ा मिलेगा जिसमें स्मेल बिल्कुल भी नहीं रहेगी। बारिश के मौसम में जितना हो सके आप वुडन की चीज़ें यूज़ करना अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये धुल तो जाती है ठीक से लेकिन ये ड्राई नहीं हो पाती है और गीलेपन की वजह से इसमें ना फंगस लग जाता है। स्टील के प्लेट्स या फिर आजकल स्टील के ही बहुत सारे आपको ना ऑप्शंस मिल जाएंगे चॉपिंग बोर्ड के लिए, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। सो डैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई रियली होप आपको ये सारे टिप्स पसंद आएंगे और आप इनको ज़रूर यूज़ करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।